नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं संसद, और संसद के लिए जिस तरीके से चुनाव चल रहा है उससे पहले आज छठे दौर का चुनाव है। उससे पहले हम आपको बता दें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने एक बयान दिया है और बयान जरा सुने कि क्षेत्रीय दलों पर बहस होनी चाहिए कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। क्षेत्रीय दलों पर बहस होनी चाहिए, बल्कि ये वो आज कह रहे हैं संसदीय चुनाव इनको लड़ने देना चाहिए या नहीं। बल्कि कल एक जगह यही पृथ्वीराज चौहान ये कह चुके थे कि जर्मनी की तर्ज पर जो क्षेत्रीय दल हैं उनको जो संसदीय चुनाव है उससे दूर रहना चाहिए, उससे दूर कर देना चाहिए, तभी अमेरिका की तर्ज पर हमारे यहाँ 2 या 3 पार्टी सिस्टम चल पाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने क्या कहा, पूरी बातचीत में हमारे सहयोगी वीरेंद्र सिंह कुनावत के साथ। मुंबई थाने कल्याण की 11 सीटों के लिए और महाराष्ट्र के आखिरी चरण का मतदान आज हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी हैं, जिनसे हम जरूर जानना चाहेंगे कि आगे क्या होगा। सर, पहला सवाल ये कि किस तरह की, अगर हम मुंबई स्पेसिफिक बात करें तो किस तरह की इंफॉर्मेशन, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, अब तक की वोटिंग की क्या डिटेल्स आई है? देखिए, वोटिंग का परसेंटेज अच्छा है। जैसे पहले 2 चरणों में मतदान काफ़ी भारी मात्रा में हुआ था, वैसे ही मुंबई में होने की अपेक्षा है। मुंबई में वैसे तो हमेशा वोटिंग परसेंटेज कम होता है, लेकिन उससे 2009 के मुकाबले इस बार ज़्यादा वोटिंग होने की अपेक्षा है, क्योंकि काफ़ी प्रचार आखिरी तबके तक हुआ है। अंदरूनी हम नेताओं से बातचीत कर रहे थे तो एक उनके मन में शंका है कि 6 के 6 सीट बरकरार रखना इस बार थोड़ा तक डिफिकल्ट हो सकता है। हो सकता है कि 6 में से 3 मिले, 2 मिले, बाकी कुछ सीट्स पक्की है, कुछ सीट्स शायद पक्की ना हो। ये तो अटकलें तो लगती रहती है। चुनाव अगर हुआ तो आप लोगों को भी अटकलें लगानी पड़ती है, आप लोगों से जाते मिलते हैं। ऐसे नहीं है, कुछ समीकरण थोड़े से बदले कुछ जगह पे। जैसे कि मनसे ने इस बार पूरी जोर से चुनाव नहीं लड़ा है और उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं, तो एक वो फैक्टर हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मुंबई की जनता ने जिस तरह से अर्बन रिन्यूअल के लिए जो हमने जवाहरलाल नेहरू योजना का अमल किया है, जो हम झोपड़पट्टी के लिए हमने निर्णय लिए हैं, उसके चलते अगर आप आम आदमी की बात करें जो मुंबई में रहता है, मुंबई को चलाता है, वो यूपीए सरकार को मदद करेगा। फिर से आप कितने कॉन्फिडेंट है कि पूरी 6 सीट आपके पास रहेगी? मुझे विश्वास है कि हमारा पहले से अच्छा प्रदर्शन रहेगा पूरे महाराष्ट्र में। अब हर एक सीट की तो बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आपने एक बार ये बात भी कही थी कि यदि लोकल पार्टीज, बहुत ही छोटी मोटी पार्टियां भी अगर लोकसभा चुनाव लड़ें तो जो एक पूरा रिजल्ट आता है वो काफी फ्रैक्चर रहता है और ये स्टेट लेवल पे नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे कह रहता है। इस बार ऐसी चर्चा अब शुरू हो गई है देश में कि जिस तरह से जर्मनी में और कुछ और राज्यों में कुछ कानून है कि जो क्षेत्रीय पार्टीज का रोल होता है वो राज्य तक सीमित रखा जाता है। विभागों सिर्फ विविध जो हमारे विभाग हैं रीजन से, वहाँ तक वो उसको सीमित रखा जाता है। और राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी जो सभी देश भर जिनका अस्तित्व है उन्हीं को रखा जाता है। उस तरह की चर्चा करने का समय आ गया है ताकि देश में एक अस्थिरता का वातावरण ना बने, क्योंकि जितनी ज़्यादा पार्टीज बनेंगी और किसी को बहुमत नहीं मिलेगा तो बहुमत बनाने के लिए जो अटकलें करनी पड़ती है सरकार बनाने के लिए, जो देश के लिए हितकारक नहीं है, तो एक समय आ गया कि इसके ऊपर चर्चा हो। बीच में शरद पवार साहब ने एक बात कही थी कि यदि हो सकता है कि बीजेपी को मेजॉरिटी ना मिले और ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो छोटी जितनी भी और भी पार्टियों को साथ में लेना चाहेंगे सरकार बनाने के लिए, तब मोदी जी मेन चेहरा नहीं होगा। हो सकता है और भी जैसे राजनाथ सिंह और नेता भी आ सकते हैं पीएम बनने के लिए। अब ये मैं अटकलें नहीं करूंगा, पहले इंतजार करें 16 तारीख का जब चुनाव के नतीजे आएंगे, किसको बहुमत मिलता है, किसको नहीं मिलता, राष्ट्रपति किसको बुलाते हैं, वो 16 के बाद ही तय होगा। अभी कुछ भी अटकलें लगाने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको संसदीय चुनाव में नहीं आना चाहिए, ये कहना है इनका। ये अपने आप में बड़ी रोचक बात है। लेकिन वहां पर अमित शाह कहते हैं कि लहर सुनामी में तब्दील हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने जो आज नॉमिनेशन फाइल किया, ये देखते हैं उसकी तस्वीरें, किस तरीके से बनारस में नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। भयंकर
हुजूम लोगों का माल्यार्पण किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले BHU पहुँचते हैं, बनारस विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद वहाँ पर मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा है उसको माल्यार्पण करते हैं। फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को भी। लेकिन जो रोड शो होता है इसको ज़रा देखें आप, और ये रोड शो अपने आप में देखने योग्य चीज़ थी, क्योंकि यहाँ पर इतनी संख्या में लोग मौजूद थे। ज़रा आप सोचें, अनुमान इस तरीके से लगाएं कि 2 घंटे के रोड शो में 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में तकरीबन 3 घंटे लग गए। यानी 3 घंटे लग गए वो 2 किलोमीटर पार करने में, जहां पर सड़कों पर देखें आप ज़रा, बनारस में छतों पर लोग मोदी की, वहां पर नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोग हैं। अब ये देखने का नज़रिया क्या है? ये उस नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं जो कि अपने आप को आने वाले भारत का प्रधानमंत्री बता रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के, या ये उस मोदी को देखने आए हैं जिन्होंने हाल फिलहाल एक सेलेब स्टेटस एक्वायर कर लिया है, जो राजनेता के अलावा एक विश्व प्रसिद्ध पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं। मोदी का रोड शो शुरू होता है, भयंकर भीड़ होती है। खुद नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं अभिभूत हुआ बनारस की जनता ने जो मुझे प्रेम और स्नेह दिया। सड़कें पूरी तरीके से पटी पड़ी थी, छतों पर लोग थे, छतों पर भी जगह नहीं थी। ये देखिए, भारत माता के वेश में मिनी इंडिया की संज्ञा दी गई थी। ये भी कहा गया कि वहाँ पर मुस्लिम मौजूद हैं, वो भी आए थे इनको देखने के लिए। और इसके अलावा ये माल्यार्पण जो इन्होंने किया, ये तस्वीरें आपके सामने। कुछ और रोचक चीज़ें हैं। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह वहाँ पर मौजूद, उन्होंने कुछ रोचक चीज़ें वहाँ पर बड़ी अच्छी देखी और हमें बताई है कि अभी तक आप सुन के हैरान होंगे, बनारस में करीब अभी तक नरेंद्र मोदी के अलावा करीब 66 उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना नामांकन भरा है। 66 उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना नामांकन भरा है। और हम उस उम्मीदवार का नाम भी आपको बताएंगे जो अपना पर्चा दाखिल कर रहे थे अंदर, क्योंकि नरेंद्र मोदी को देर हो गई तब उनका नंबर आ गया। और उसका नाम क्या है जिसका जो अंदर अपना नामांकन भर रहे थे और बाहर नरेंद्र मोदी को इंतज़ार करना पड़ रहा था। नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज वो थोड़ा विलंब से पहुँचे, समय लगा उन्हें, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो ट्वीट किया, और ट्वीट में तकरीबन वही कथा कहानी थी जो उन्होंने अपने भाषण में कही। ट्वीट में उनकी भाषा से लग रहा था कि हर हर गंगे हो रहा है, और यहाँ पहुँचकर भी उन्होंने कहा कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। लेकिन उनके साथ जब बनारस वो पहुँचे तो कौन कौन से नेता मौजूद थे? अमित शाह थे, रविशंकर प्रसाद थे, मुख्तार अब्बास नकवी थे। रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, आइए देखते हैं। देखो, अभी हम बोलते हैं मोदी जी कि चुनाव ये अर्थमेटिक नहीं है, ये केमिस्ट्री है। और जब केमिस्ट्री होती है ना तो 1 + 1 2 भी होता है, और 1 और 1 11 भी होता है। तो ये नट बोल्ट की चिंता जनता करेगी। धन्यवाद। ऐसा है, ये काशी की जनता का अपमान है अगर कोई कहता है कि बुलाई गई भीड़ थी पैसे देकर करके। वो बताया जा रहा है, वो कहते हैं कि अगर काशी की जनता का ये अपमान है अगर ये कहा जाए कि ये पैसे देके भीड़ आई थी। 90 वार्ड है, पूरे कार्यकर्ताओं ने अपना दमखम लगा दिया 90 वार्ड के, वहां पर लोग आए। लेकिन जरा सुने आपने तस्वीरें देख ली, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती, आपने अपनी नजर से देख लिया बनारस का क्या हाल था। लेकिन यहां से कोसों मील दूर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गुवाहाटी में अपना वोट डाल रहे थे, और वोट डालने के बाद कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की कोई लहर है ही नहीं, ये तो मीडिया की बनाई हुई लहर। Modi wave is the creation of the media. I think the country as a whole is swept by any Modi wave. जाहिर सी बात है, आज उत्तर प्रदेश में तकरीबन 12 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 117 में से 12 सीटें, और दांव पर लगी है किस्मत खुद मुलायम सिंह यादव की, उनकी बहू डिम्पल यादव की। सैफई में क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आइए देखते हैं।
बड़ी ही रोचक बात यह है कि नरेंद्र मोदी का रोड शो समाप्त हो गया, बल्कि यह कहा जाए नॉमिनेशन खत्म होने के बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। आनंद शर्मा ने मोदी पर हमला बोला है और आनंद शर्मा ये कहते हैं भगवान से खुद की तुलना करना गलत है। आनंद शर्मा का ये बयान है, आत्ममुग्ध है नरेंद्र मोदी। आनंद शर्मा ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आत्ममुग्ध है और भगवान से तुलना करना गलत है। मोदी कहते हैं भगवान ने उनको चुना है। उनका ये कहना है कि ये उनका गलत बयान है और ऐसा बयान नरेंद्र मोदी को कहना ठीक नहीं है, नरेंद्र मोदी का ऐसा बयान देना, क्योंकि नरेंद्र मोदी आत्ममुग्ध हैं। इस तरीके से वो बयान इसीलिए देते रहते हैं, ये कहते हैं आनंद शर्मा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा का ये बयान। लेकिन ये कोई इंसान इतना बड़ा नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी के बयान पर नरेंद्र मोदी की खिंचाई हो रही है और सीधे टारगेट पर नरेंद्र मोदी है, जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ, एक बड़ी रोचक बात यह है कि अभी तक ऐसा लग रहा था कि सारे नेता इंतज़ार कर रहे थे, जो भी अपोजिशन के हैं, कि कब ये रोड शो, कब ये नॉमिनेशन ख़त्म हो और फिर हम हमला बोलें। तो अब शायद और बयान आने वाले हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।